हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेटोलॉजी से मैंने पोर्शन शुरू किया है, जिसमें मैंने जो है वायुमंडल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रखा है, क्योंकि जो वायुमंडल है ना, इससे पहले वाला चैप्टर वो मतलब ये कहते ईजी तो नहीं है, पर हाँ उसमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। और उसको मैंने अभी उठाया नहीं क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, मतलब समझने लायक तो बहुत है उसमें, लेकिन है छोटा चैप्टर, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। हाँ, क्योंकि ये जो है चैप्टर, इसको थोड़ा समझने में इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तो मैंने इसको रैंडमली यहाँ से अभी ले लिया है। धीरे धीरे मैं फर्स्ट चैप्टर से ही, मतलब सेकंड चैप्टर से पढ़ाऊंगी, ताकि फिर 15 चैप्टर, जो 14 चैप्टर हैं इस ज्योग्राफी के, पहला इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर जितना भी है उसे हम कर लेंगे कवर। इसको मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे प्रीवियस वाले मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं, और जो ये वाला मैं रिवीजन ही कर रही थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाती है। ठीक है, तो देखिए, क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलंदे के तल में रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हैं और सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं। लो सांस, सांस लीजिए, छोड़िए, पता चल जाएगा। परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। जो वायु गति करती है, चाहे वो क्षैतिज रूप से गति करती हो ऐसे, ठीक है, वो पवन का रूप होती है, यानी जो गतिमान होती है। ठीक है, तभी तो महसूस होगी ना। देखो, एकदम साइलेंट बैठे रहो ऐसे ही, कुछ वायु महसूस हो रही है आपको? नहीं। लेकिन जब आप सांस ले रहे हो ना, तो मतलब आपको महसूस हो रहा होगा कि वायु हमारे अंदर जा रही है, फिर हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो जो है आपको महसूस हो रही है। तो जो गतिमान वायु होती है ना, गतिमान, ठीक है, जो गतिमान वायु होगी, जो गति कर रही होगी, वो पवन कहलाएगी। क्लियर? इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है, अब खुद ही बोलो, खुद ही बोलो, एक तरफ से पॉज लेके बोलना कि जो वायु है, जब वो गतिमान होती है तब वो पवन कहलाती है। ठीक हो गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। ये हमारी पृथ्वी है और ये वायु से चारों ओर से घिरी हुई है। इन्हीं और जो वायु, यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। ये प्रीवियस ईयर चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें मिल जाएगा कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन पाया है। मैं देखो, एक लाइन याद कर लेना कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति पृथ्वी की जो उत्पत्ति का कारण है वो ब्लू ग्रीन एलगी है। ठीक है, और एक और नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो पृथ्वी की परिणाम, जो पृथ्वी का जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो परिणाम नहीं, वो उत्पत्ति का कारण है, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, चलिए, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग पृथ्वी से प्राप्त करता है। इसको मार्क कर लेना। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है, यानी कि 99.99% मैं ये कहना चाहूँगी इसको, कि पृथ्वी की में जो ऊर्जा होती है, पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है, पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो सूर्य से अधिकतम प्राप्त करता है। ठीक है, संपूर्ण भाग कह सकते हो उसको। ठीक है, सूर्य से ही प्राप्त करता है ऊर्जा। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकसित कर देती है, विकृत कर देती है। देखो, एक तो प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ोगे ना, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण पढ़ोगे। ठीक है, तो सौर विकिरण क्या है? जो ये तरंग आ रही है पृथ्वी पर, ठीक है, ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी पर आ रही इस तरीके से तरंगे। ठीक है, और एक ये येलो वाली है, ये इधर को जा रही है, पार्थिव विकिरण की तरफ जा रही है। येलो वाली जो है इस तरफ से जा रही है, और मतलब ये इस तरफ आ रही है सौर विकिरण, ये इस तरफ जा रही है, ये पार्थिव विकिरण। दैट्स क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए,
अब ये भी पता चलेगा कि पृथ्वी अपनी जो ऊर्जा का अधिकतम भाग है, मतलब संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है और अंतरिक्ष में वापस भी विकिरित करता है। अभी ऊष्मा बजट पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि पृथ्वी ना तो अधिक समय तक गर्म होती है और ना ही पृथ्वी अधिक समय तक ठंडी रह पाती है, कि पृथ्वी के अलग अलग भागों से प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग भागों से देखो ये देखो ये पृथ्वी है, इसे मान लो आप पृथ्वी, इसको पूरा मैं कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है आपकी, ठीक हो गया, इस पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे तो मतलब सही तरीके से ऊष्मा जा रही है, पर यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे बहुत देर लगाएगी। एक नीति कोण पढ़ोगे आप, नीति तल, पेरीहेलियन अपहेलियन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो पृथ्वी पर अलग अलग, जो पृथ्वी के अलग अलग भाग होते हैं ना, उस पे जो पृथ्वी के अलग अलग भाग होते हैं उसमें जो ताप की मात्रा है वो समान नहीं होती। स्टेटमेंट आ सकता है ये, देखो कि स्टेटमेंट ये हो सकता है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान होती है। स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स, आप खुद सोचिए। फॉल्स, फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि पृथ्वी के जो ताप होता है वो अलग अलग भागों में, पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो तापमान है वो अलग अलग होता है। क्लियर। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण, इसको याद कर लो, इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। यानी कि जब ताप में पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग है, तो यानी कि जो दाब है वो भी अलग है। इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है, ठीक है। ये स्थानांतरण जब हम करते हैं मतलब पवनों के द्वारा ताप का, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया, देखो लग तो कुछ नहीं रहा है, यह क्या है, बस एक जो वायुमंडल है उसमें गर्म और ठंडे होने की जो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है, ठीक है। यानी पृथ्वी ठंडी कैसे होती है, गर्म कैसे होती है, लगने में तो बहुत ईजी है, पृथ्वी ठंडी होती है, गर्म होती है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है ना, जब मैं पढ़ती हूँ, मतलब जब मैंने पढ़ा था, तो पछुआ पवने और ये जो पवने होती है ना, हवाएं, इनसे बहुत ज़्यादा पुटअप करके इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन सी हवा कहाँ से आ रही है, दक्षिण पश्चिम हवा, मानसून है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इसको क्लेरिफाई करके आपको दिमाग में बैठाना होता है, क्योंकि है तो एक हवा, और हवा किस प्रकार चल रही है, उल्टी सीधी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सुनने में देखो हवा एक ऐसा शब्द लग रहा है, लेकिन है नहीं इतना ईजी इसको समझना। हवा, हवा कहाँ से किस डायरेक्शन में जाती है, आपको माइंड में क्लैरिटी बनानी होगी इसकी, जो कि मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगी, ठीक है। मेरा भी रिवीजन हो रहा है तो मैं रिवीजन कराते जाती हूँ खुद का भी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते खुद भी दिमाग में पुटअप रहता है मुझे क्या पढ़ाना है और क्या क्या थीम्स डेवलप करनी है, ठीक है। और पढ़ाना मुझे पसंद भी है तो मैं पढ़ाती हूँ। तो अब देखो, गर्म और ठंडे में होने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझना है कि ताप का जो वितरण है, वितरण होता है बांटना ना, तो किस प्रकार ताप का वितरण होता है, पृथ्वी ठंडी गर्म कैसे होती है, ये कंसेप्ट हमको सीखना है। तो सौर विकिरण हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सौर विकिरण अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने बस इतना जाना है एक लॉजिकली कि वायु गतिमान होती है, गतिमान जो वायु होती है वो पवन कहलाती है, और पृथ्वी अपनी अधिकांशतः ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग तापमान होता है। अब अलग अलग तापमान होते हैं तो जो क्या बोलते हैं आपका दबाव है, दाब है, वो भी अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी ठंडी गर्म कैसे होती है ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इतना अभी कुछ बताया नहीं है,
लेकिन फिर भी हमको इसको बताने में पूरे के पूरे 7-8 मिनट लग गए हैं। चलो अब सौर विकिरण के बारे में पढ़ देते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। मतलब ये दिखाती हूँ को, छोटी वेव्स, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव्स ये होती हैं। ये देखो, ये आ रही है लघु तरंग, और ये देखो ये है दीर्घ तरंग, बड़ी है ना, और ये छोटी है ये वाली, तो ये लघु तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है। अब पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप इंसोलेशन कहलाता है। छोटी तरंगें होती है ना ये, ठीक है, ये पृथ्वी पे आती हैं इस तरीके से सौर विकिरण के रूप में और पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती हैं। यही पढ़ा था प्रीवियस ईयर में। तो यही जो है सूर्य तप कहलाती है। इससे जो है पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ऊर्जा आती है और जब पृथ्वी रात को थोड़ी ठंडी हो जाती है, जो ठंडी हो जाती है तो वो चली जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा के बजट में ये समझ आ जाएगा आपको। पृथ्वी जो है एक भूआब है, जियोइड शेप की है। ये 6th क्लास में अपने पढ़ा होगा। पृथ्वी इस प्रकार है, इस तरीके से। ठीक है, ये जियोइड शेप है। ओके। सूर्य की किरण, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी होती है वायुमंडल के ऊपरी भाग में तिरछी पड़ती है। ये पृथ्वी मैंने समझा दिया। ये जब सूर्य इस तरीके से आता है तो इधर सबसे ज़्यादा इधर को जाएगा ना, इधर को देखो, ये दूर ही हो रही है इससे, मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास है ना, सूर्य सर के ऊपर होता है। चलिए, कारण पृथ्वी और ऊर्जा की बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। ठीक है, पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। सौर ऊर्जा होती है ना हमारी, तो पृथ्वी बहुत कम अंश प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की परत की सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी? 1.94 किलो नहीं, कैलोरी प्राप्त करती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और इससे 2 कैलोरी भी आ सकता है। ठीक है, 2 कैलोरी के आसपास लिख सकते हैं इसको। तो ये याद रखना कि जो वायुमंडल की परत होती है उसकी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त होती है वायुमंडल की ऊपरी सतह में। जैसे हम 2 कैलोरी भी याद रखना, ये याद करना इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसमें 1.94 कैलोरी किलोमीटर पर स्क्वायर जो होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी ऊर्जा में प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रतिवर्ष वहाँ पे थोड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी का अंतरण करवाती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के द्वारा रोटेशन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर और अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी जो है आपकी इस स्थिति को अपसौर अपहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसे उपसौर पेरिहेलियन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 3 जुलाई और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल, समुद्र का वितरण, वायुमंडल। सबसे पहले मैं समझाती हूँ पेरिहेलियन और अपहेलियन। सबसे पहले ये रहा, ओके, ये है पृथ्वी। ठीक है, इसके बीच में है सूर्य। ठीक है,
हाँ, थोड़ा मैंने, चलो अब ठीक बन जाएगा। ये रहा, ठीक है। सूर्य इस तरफ है, अब ये इससे क्या है, दूर, और यहाँ पे है पास। यानी कि जब ये वाली सिचुएशन होगी, पास वाली सिचुएशन, तो ये कंडीशन होती है आपकी, ये जुलाई की, 4 जुलाई की, सूर्य से दूर है पृथ्वी, और यह है 3 जनवरी की कंडीशन। यानी यह है अपहेलियन, अब यह है पेरीहेलियन, ठीक है। अपसौर उपसौर पढ़ते हो ना, तो पहले है अपसौर, फिर है उपसौर, ठीक है। अपहेलियन, अपसौर, ठीक है। तो अप माने क्या होता है, सूर्य से दूरी बनाए रखता है पृथ्वी। और पेरीहेलियन क्या होता है, जो सूर्य से पास, नजदीक बनाए रहता है। 3 जनवरी की कंडीशन, 3 जनवरी की, और वहां 4 जुलाई की कंडीशन, ठीक हो गया। अब इसके अलावा क्या होती है, फिर भी सूर्य तप की जो भिन्नता का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो स्थल में समुद्र का वितरण, वायुमंडल का परिसंचरण, जमीन, समुद्र का वितरण और वायुमंडल का परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाला प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव डाल पाती है। यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना यहीं से, ये वाला, कि फिर भी जो सूर्य तप की भिन्नता है वो तो है, फिर भी स्थल हो गया आपका, समुद्र का वितरण हो गया, वायुमंडल का परिसंचरण के द्वारा कम हो जाती है। और इसका जो रीजन है वो सूर्य ताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव डालती है, ठीक है। मौसम परिवर्तन पर भी अधिक प्रभाव डालेगी। तो पेरीहेलियन अपहेलियन तो समझ आया होगा। उसके बाद का जो समझ नहीं आया मैं बता रही थी। उसके अलावा जो सूर्य तप की जो भिन्नता है वो स्थलों में, समुद्र के वितरण में और वायुमंडल के परिसंचरण के द्वारा जो है सूर्य तप जो के द्वारा कम हो सकता है जो ताप, ठीक है। यही कारण है कि सूर्य तप की जो भिन्नता है पृथ्वी की सतह पर होने वाली, पृथ्वी की सतह है उस पर होने वाली मौसमी परिवर्तन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं डाल पाती है, प्रभावित नहीं डाल पाती है। नहीं को याद रखो, ये नहीं, प्रभाव नहीं डाल पाती है मौसम परिवर्तन में, ठीक है। चलिए अभी तक एक पेज लगा लो, कितना समय लगता है ना। सूर्य पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता, सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा प्रतिदिन हर मौसम पर प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता की बात कर रहा है। तो सूर्य तप की तीव्रता मात्रा प्रतिदिन हर मौसम में प्रतिवर्ष हर वर्ष बदलती रहती है। सूर्य तप में होने वाली भिन्नता के जो कारक हैं, ये कारक याद रख लो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इस तरीके से अपने ही अक्ष पर घूमती है, गोल 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 गोल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और एक तो अपने राउंड, और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो अपने अक्ष पर घूम रही है गोल, अपने ही जगह पर गोल गोल जो घूम रही है वो। और दूसरा कारण है सूर्य की किरणों का नतिकोण, 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 नतिकोण क्या है, वही यहाँ पे देर में पहुंचेगा सूर्य तप, यहाँ पे जल्दी पहुंचेगा। तो पृथ्वी कारक क्या है, पृथ्वी का अपनी दूरी पर अक्ष पर घूमना, दूसरा पृथ्वी का नतिकोण, तीसरा दिन की अवधि, ठीक है, और वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। परंतु अंतिम 2 कारक प्रभाव कम पड़ता है, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का प्रभाव कम पड़ता है, ठीक है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष देखो 66.5 डिग्री में, यहाँ पे इसको समझो पहले। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ओके। अब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है 66.5। और देखो यहाँ पे, देखो कितनी दूरी पे देर में पहुंचे। और यहाँ पे देखो सीधे ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा। तो यहाँ पे जल्दी पहुंच रहा है ना सूर्य, और यहाँ पे देर में पहुंचेगा, ठीक है। और पृथ्वी अपनी अक्ष पे तो घूमता ही है, ओके। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होने वाले हैं गाइस।
तो मैं सोच रही हूँ इसे पार्ट 1 करके यहीं पे समाप्त करती हूँ, उसके अलग-अलग पार्ट्स आ जाएँगे, बात करती हूँ। क्योंकि वीडियो इतनी लंबी कोई देखता नहीं है और अभी डिमांड में भी नहीं है। वो तो मैं देती हूँ वीडियो क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है और अभी मुझे थोड़ा काम भी है, ठीक है? क्योंकि सुबह से करंट अफेयर मैंने पढ़ा ही नहीं आज, तो मुझे करंट अफेयर का पोर्शन सी सेट भी नहीं पढ़ा है, तो वो दोनों मुझे आज अभी कवर करने पड़ेंगे। 1 घंटा उसमें लग जाएगा, तो टाइम भी देखना पड़ता है, अपना भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैं इसको पार्ट्स में देते रहूँगी, ठीक है? डिमांड आएगी तो इसको आगे मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके, ओके बाय गाइस।